दोस्तों नमस्कार। मैं अमित वर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों काफ़ी लंबे समय से हमारा यूट्यूब चैनल बिल्कुल निष्क्रिय है। इसमें किसी भी प्रकार का वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज ऐसे आ गए थे कि जिसकी वजह से मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ कि निरंतर आप लोगों के अध्ययन को लेकर, आप लोगों के स्टडी मटेरियल को लेकर निरंतर वीडियो अपलोड करेंगे। हमने इंडियन पॉलिटी में दोस्तों जो अंतिम वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने भारत के विभाजन को लेकर बात की थी। और इस बात को सभी को जानना भी बहुत जरूरी है कि जो भारत का विभाजन है 15 अगस्त 1947 को, वो किन आधारों पर हुआ, किस तरह से हुआ, उसके पीछे क्या कारण उत्तरदायी थे। और विभाजन होने के बाद कौन कौन सी रियासतें जो अपने आप को स्वतंत्र रियासत घोषित कर चुकी थी, कौन कौन सी रियासतें ऐसी थी जो 1947 के बाद भी स्वतंत्र रही लेकिन कुछ समय बाद उनको भारत में विलय कर दिया गया था, और किस तरह से विलय किया गया था, इन सभी पर मैंने विचार रख दिया था। दोस्तों सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कैबिनेट मिशन 1940 को जब भारत आता है तो उसके ऊपर चार जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। पहली जिम्मेदारी थी कि एक भारत के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन करना था, और उसके पश्चात अंतरिम सरकार का गठन करना था जो भारत की जो शासन व्यवस्था है उस पर थोड़ा नजर रखे। कब तक? जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता, भारत का अपना एक संविधान नहीं बन जाता। और जो तीसरा उनका कार्य था वो था कि मुसलमानों द्वारा अलग संविधान सभा की मांग उठाई जा रही है उसको खारिज करना, उसको समाप्त करना। और चौथी जो उनका मुख्य उद्देश्य था कैबिनेट मिशन का, वो था भारत के लिए एक संघ की स्थापना करना। और जब कैबिनेट मिशन भारत आता तो दोस्तों उन्होंने सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा में उन्होंने 389 लोगों को लाया। किस आधार पर लाया, ये सारी मैंने मतलब इस पर पूरा वीडियो बना दिया, उसको आपने जरूर देखना है। और जब संविधान सभा गठन हो जाता है, अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है, अंतरिम सरकार के अंदर जो 5 मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जब निरंतर उन्होंने संविधान के अंदर भारतीय अंतरिम सरकार के अंदर अंतरिम बैठक में हर प्रकार से विरोध करते रहे, तो क्योंकि पहले तो एक जिद थी किसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी, या मुस्लिम लीग की जिद थी, या मुसलमानों की जिद थी कि हम लोगों को भारत से अलग होना है, अलग, हमारे को स्वतंत्र पाकिस्तान चाहिए। लेकिन जब उन 5 सदस्यों ने, जो अंतरिम सरकार के सदस्य बने थे मुस्लिम लीग के, उन्होंने निरंतर विरोध किया सरकार के अंदर, तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं कि अब मोहम्मद अली जीना चाहे या ना चाहे लेकिन अब भारत का विभाजन होकर रहेगा, क्योंकि अब उन्होंने तो भाई अति कर दी। वहीं जैसे ही स्टेटमेंट देते हैं वल्लभ भाई पटेल कि अब ये भारत का विभाजन होता रहेगा, होकर रहेगा, वैसे ही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि नहीं, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर होना क्या है, एक बहुत ही बड़ा अनैतिक कार्य होगा। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर भारत का विभाजन होता है तो मेरी लाश पर से होगा। अच्छा, अगर महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत का विभाजन हो तो मेरी लाश पर से होगा, तो भाई ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो उस पर पटेल ने कहा कि वह भी फिर दिन दूर नहीं है जब भारत के हर एक सरकारी दफ्तर में भारत की जगह पे पाकिस्तान लिखा होगा। और धीरे धीरे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातों से सहमत होने लगे। उन्होंने भी कहा है कि अब निश्चित तौर पर भारत का विभाजन हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार सर दर्द लगने से अच्छा है कि भाई सर को ही कलम कर दिया जाए, सर ही अलग कर दिया जाए। अर्थात जो पाकिस्तान हमारे को निरंतर, या मुस्लिम लीग हमारे को निरंतर, या मुस्लिम लीग के सदस्य जो हमने अंतरिम सरकार के अंदर लिए है, निरंतर ये हमारा विरोध कर रहे हैं, सरकार को टिकने नहीं दे रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इनको अलग पाकिस्तान दे दो और हम स्वतंत्र भारत के ऊपर क्या है कार्य करेंगे। और
धीरे धीरे क्या हो जाता है, फिर सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सहमति बन जाती है भारत के विभाजन में। अच्छा, उसके पश्चात क्या होता है कि जो कैबिनेट मिशन है वो भारत ब्रिटेन चला जाता है, और ब्रिटेन में जब उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली को पता चलता है कि भारत की स्थिति या भारत की दशा किस तरह से अभी है, तो एटली ने अपना तुरंत घोषणा पत्र भेज दिया। आई थिंक उन्होंने अपना घोषणा पत्र 20 फरवरी 1947 को भेजा, और अब 20 फरवरी 1947 की जो उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा की थी, उसमें कहा था कि 30 जून 1948 को भारत आजाद हो जाएगा। पहले घोषणा पत्र में उन्होंने ये अपनी घोषणा की थी, और दूसरी घोषणा की थी कि अब जो भारत का वायसराय होगा वो कौन होगा? भारत का वायसराय अब लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी दोस्तों कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय तो होना था, ठीक है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं ही मना कर गए कि मैं भारत का वायसराय नहीं बनूंगा। लेकिन क्यों नहीं बनूंगा, इसके पीछे क्या कारण थे, यह तो उन्हीं को पता हो गए। लेकिन एटली ने कहा कि अब मैंने अपने घोषणा पत्र में यह नाम मेंशन कर दिया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बनने से इनकार क्यों कर रहे। अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन का क्या था कि भाई जब तक भारत में राज करने का, शासन करने का या भारत को लूटने का वक्त था, तब तक तो आपने मुझे याद नहीं किया, लेकिन अब जब भारत को आजाद करना है तब आप मुझे भारत का वायसराय बना रहे। ये बात कौन बोलते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं। तो एटली ने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी जो भी शर्तें होगी वो हम मानेंगे, लेकिन आपको भारत जाना पड़ेगा और वहाँ का वायसराय का पद संभालना पड़ेगा। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सिर्फ एक शर्त रखी कि जो तिथि आपने भारत को स्वतंत्रता के लिए निर्धारित की अपने घोषणा पत्र में कि 30 जून 1948 को भारत आजाद होगा, मैं उससे हटकर जरा अपने हिसाब से भारत को आजाद कर दूंगा। लेकिन एटली ने कहा कि ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए कि 30 जून से पहले ही आप भारत को स्वतंत्र कर सकते, 30 जून के बाद नहीं, क्योंकि जो एटली थे वो बहुत ही उदारवादी नेता थे। ठीक है, तो ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जी ने इनको उनका प्रस्ताव स्वीकार कर दिया और भारत आ गए और यहाँ के वायसराय पद को संभाला। और जब वो भारत आते हैं तो यहाँ की स्थिति को देखकर सबसे पहले वो देखते हैं कि यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत ही विकृत हो चुकी है। यहाँ की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, बंटवारे के ऊपर है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि भारत को बंटवारा करने के लिए क्या है, एक योजना बनाई जिसको बोलते हैं लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ठीक है, इसमें उन्होंने अपने साथ और 3 सदस्य लिए, चौथे वो स्वयं थे। तो 4 को मिलाकर कुल जो ये एक योजना बनी, कमेटी बनी, जिसको कहा जाता था लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये 3 जून 1947 को भारत है, 3 जून 1947 को यह कमेटी बनी थी, इसलिए इसको जून योजना भी कहते हैं, और इसको बाल्कन योजना भी कहते हैं। इसको 4 नामों से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले भारत को विभाजन को लेकर क्या है, अपना कार्य शुरू कर दिया कि अब भारत का विभाजन करना है, लेकिन भारत का विभाजन किस आधार पर होगा, इस सबसे बड़ी चुनौती थी। तो उन्होंने भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए वीपी मेनन को नियुक्त किया कि भारत के विभाजन की क्या रूपरेखा होगी। इस पर वीपी मेनन जी पूरे विस्तार से क्या है हमारे को सलाह देंगे, और वीपी मेनन जी भारत के विभाजन को लेकर क्या है पूरी कंप्लीट रूपरेखा तैयार करते हैं कि किस तरह से भारत का विभाजन होगा। और उसके पश्चात क्या होता है कि वीपी मेनन ने भारत के विभाजन के लिए क्या है पूरी रूपरेखा तैयार कर दी, और लॉर्ड माउंटबेटन जो देश के वायसराय थे और उसकी जो योजना थी उनको बता दिया। लेकिन उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती आई, उसके सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती उनको देखने को मिली वो था कि चलो एक उन्होंने प्रारूप तो तैयार कर दिया भारतीय विभाजन का, लेकिन सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती थी कि क्षेत्र रेखा विभाजन कैसे होगा, इनके सीमा रेखा निर्धारण किस तरह से करना। तो शायद सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या है कि सीमा रेखा का निर्धारण कैसे करना है। तो सीमा रेखा के निर्धारण करने के लिए उन्होंने क्या किया, सर सिरिल रैडक्लिफ को नियुक्त किया कि सर सिरिल रैडक्लिफ आइए, और भारत पाकिस्तान के विभाजन के जो हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है वो है सीमा रेखा निर्धारण भाई। ठीक है, तो सीमा रेखा निर्धारण, इस सीमा रेखा का निर्धारण कीजिए, ये सीमा रेखा कहाँ से खींची जाएगी। तो सर सिरिल रैडक्लिफ जी उन्होंने क्या किया कि भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उन दोनों क्षेत्रों के बीच में जितनी भी चौकियां थी या जितने भी आपके पुलिस स्टेशन थे, उन सभी पुलिस स्टेशन को मार्क करके क्या है एक लाइन खींच दी। ठीक है, पूर्वी साइड में भी और पश्चिमी साइड में भी।
अच्छा, जो वो रेखा खींच ली उसको कहा गया रेडक्लिफ रेखा। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 3,323 किलोमीटर है और इस रेखा को जाना गया रेडक्लिफ नाम से, क्योंकि इसका हेड कौन था? सर सिरिल रेडक्लिफ थे। और उसके पश्चात क्या हो जाता है? भारत का विभाजन हो जाता है। भारत का विभाजन हो जाता है और एक साइड पाकिस्तान चला जाता है, दूसरी साइड भारत आ जाता है। और भारत के उसी वक्त जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनाए गए वो बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो देश के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए उनको बनाए गए सी गोपालाचारी को। और पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री वो लियाकत अली खान बने और जो हमारे क्या बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना है वो गवर्नर जनरल बनाए गए। ठीक है दोस्तों, तो उसमें कुछ शर्तें रखी गई थी। उसमें क्या शर्तें रखी गई थी? आजादी के समय ही कुछ शर्तें रखी गई थी। उसमें कहा गया था कि जब तक देश का संविधान नहीं बनता या देश के संविधान का जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक जो देश का शासन व्यवस्था है या शासन परिचालन है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग ही चलता रहेगा, है ना। दूसरी बात क्या बोली थी इसमें कि राष्ट्रमंडल के सदस्य ले या नहीं ले। अंग्रेजों ने कहा कि भारत अब राष्ट्रमंडल के सदस्य ले या नहीं ले, भारत पर ये छोड़ा गया। ये निर्णय क्या है? भारत पर छोड़ा गया कि वो राष्ट्रमंडल के सदस्य लेता है या नहीं लेता है, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजों का इसमें क्या है, कोई अब इस तरह से अब किसी भी तरह से क्या है कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। ठीक है। उसके बाद खान अब्दुल गफ्फार जी आते हैं और खान अब्दुल गफ्फार क्या बोलते हैं कि जिस प्रकार से मुसलमानों के लिए स्वतंत्र पाकिस्तान हो सकता है उसी प्रकार से पठानों के लिए भी एक पाकिस्तानिस्तान होना चाहिए। अब ये खान अब्दुल गफ्फार जी बोल रहे हो, पठान थे, कि अगर भाई मुसलमानों के लिए आप स्वतंत्र पाकिस्तान दे सकते हैं, क्षेत्र के आधार पर भारत का बंटवारा कर सकते हैं, तो जो भारत में पठान लोग रह रहे हैं पठानों के लिए भी क्या है अलग पाकिस्तानिस्तान होना चाहिए। उन्होंने मांग की। लेकिन भारत के जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, भारत के जो अन्य नेताओं ने अन्य लोगों ने इनकी बात को क्या है अनसुना कर दिया और इसको स्वीकार नहीं किया। और फिर उन्होंने क्या कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो मेरी आंदोलनों को है तो भेड़े क्या के रख दिया, मतलब कि मेरी कही गई बात का कोई औचित्य नहीं समझा और मुझे किसी भी तरह से क्या है कोई फीडबैक नहीं दिया कि जो मैंने भारत विभाजन के पश्चात पठानों के लिए अलग पाकिस्तानिस्तान की बात की, उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस पर इन्होंने चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब भारत का बंटवारा हो जाता है, भारत दो खंडों में बंट जाता है, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान अलग हो गया देश, भारत अलग हो गया। पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी भी है पाकिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान है, वहां पर मुख्य रूप से 3-4 रियासतें थी। और वहां पर क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान बोल रहे हैं कि हम हमारे को पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए, क्योंकि दोनों देश अलग, हमारा जो पाकिस्तान है दो खंडों में अलग अलग हो गया, अब इसको हमने मिलाना तो है, हमने अपना जो यहाँ पर अपना कार्य संचालन है वो किस तरह से करना है। तो वह भारत से अपील करने लगे कि अब हमारे को इसमें क्या है 100 किलोमीटर का चौड़ा गलियारा दे दो ताकि हम पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान तक आसानी से आ जा सके। लेकिन इसमें भी क्या कर दिया भारतीयों ने हामी भर दी। और हालांकि कुछ लोगों का कहना था कि इतना पाकिस्तान दे तो दिया है, अब 100 किलोमीटर का गलियारा मांग रहे बेचारे पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान को जोड़ने के लिए भी दे दो। लेकिन भारतीय नेताओं ने इसमें क्या है इनकार कर दिया कि अब नहीं मिलेगा। हालांकि 1971 में जो आपका पूरे पाकिस्तान है वो खत्म ही कर दिया और बांग्लादेश बना दिया। इसमें भी सबसे बड़ी जो अहम भूमिका रही है वो भारत की रही है। जो 71 का युद्ध हुआ था वो उसी सीमा रेखा पर हुआ था। अब क्या होता है जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हो जाता है तब भारत को क्या थी, एक संविधान की जरूरत थी, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से अंग्रेजों ने कहा था कि जब तक भारतीयों के पास अपना कोई संविधान नहीं होगा तब तक क्या है 1935 का जो आपका अधिनियम आया था उसी अधिनियम के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। अब संविधान सभा बनी थी हमारी 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और हर प्रकार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर क्या है अनेक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन अब जब विभाजन हो गया है तो उसमें क्या है परिवर्तन करना जरूरी था। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का भी पुनर्गठन किया जाता है। अब उसमें 389 से सिर्फ 299 लोग रखे जाते हैं और वो अपने संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, संविधान निर्माण करना शुरू कर देते हैं। किस प्रकार से करते हैं यह दोस्तों मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इसलिए आप किसी भी अब जो हमारी वीडियो अपलोड होती है किसी भी वीडियो को देखना ना भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।